जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन फंडा लाइव यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारी ये जो सीरीज चल रही है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, उसका आज पार्ट नंबर 3 है। यानी इससे पहले हमने 2 वीडियो इस पर बना चुके हैं हम। तो आपने अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके नहीं ज़रूर देखिए। और ये जो सीरीज है हमारी पीटीटी, बीएसटीसी, राजस्थान पुलिस और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, जिसमें हम सामान्य ज्ञान यानी जीके जनरल नॉलेज से जुड़े हुए सवालों के बारे में चर्चा करते हैं और उनके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको एजुकेशन से जुड़ी अपडेट निरंतर प्राप्त हो सके। और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइए और उन्हें भी इस वीडियो को शेयर जरूर करें। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी सीरीज का पहला प्रश्न। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार फिर से आपको बता दूं कि एजुकेशन से जुड़ी अपडेट निरंतर प्राप्त करने के लिए एजुकेशन फंडा लाइव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वी.एन. रेऊ के अनुसार राजपूताना का भूला हुआ नायक कौन था? ऑप्शन ए महाराणा रायमल, ऑप्शन बी दुर्गादास, ऑप्शन सी रावचंद्र सेन, ऑप्शन डी मिर्जा राजा जय सिंह। तो दोस्तों, आपके पास समय है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी प्रीमियर में कमेंट करके अपना आंसर दे सकते हैं। तो आपके पास टाइम है। अब आपको बताना है कि वी.एन. रेऊ के अनुसार राजपूताना का भूला हुआ नायक कौन था। तो दोस्तों, आपके ऑप्शन ए में है महाराणा रायमल, ऑप्शन बी दुर्गादास, ऑप्शन सी रावचंद्र सेन, ऑप्शन डी मिर्जा राजा जय सिंह। तो दोस्तों, आपके इस सवाल का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी रावचंद्र सेन, जिन्हें भूला हुआ नायक या भूला बिसरा शासक भी कहा जाता है। तो वी.एन. रेऊ के अनुसार राजपूताना का भूला हुआ नायक जो है वो रावचंद्र सेन है। चलिए दोस्तों, चलते हैं आज की हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। और अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो की आपको PDF फाइल भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। वहां से आप इसकी PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसकी PDF फाइल के लिए आप टेलीग्राम पे जाके सर्च करें एजुकेशन फंडा लाइव, तो आपको टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा, जिन्हें सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पे आपको निरंतर ये PDF जो है वहां मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए जालोर दुर्ग, ऑप्शन बी बूंदी दुर्ग, ऑप्शन सी गागरोन दुर्ग, ऑप्शन डी अलवर दुर्ग। तो दोस्तों, आपको बताना है कि इनमें से जल दुर्ग के रूप में किस दुर्ग को जाना जाता है। दोस्तों, सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिए। आपको बताना है कि जल दुर्ग के रूप में किस दुर्ग को जाना जाता है। तो दोस्तों, आपके इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग को जल दुर्ग के रूप में भी जाना जाता है। तो आपके इस सवाल का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी यानी गागरोन दुर्ग, जिसे जल दुर्ग के रूप में भी जाना जाता है। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको एजुकेशन से जुड़ी अपडेट निरंतर मिलती रहे। चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में राजस्थान में जो 56वें अकाल है उसके बारे में विशेष तौर से बताया गया है, तो वो भी आप आगे देखेंगे तो जरूर देखिए। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, कोटा, बूंदी और झालावाड़ जिले जाने जाते हैं। ऑप्शन ए वागड़ क्षेत्र, ऑप्शन बी हाड़ौती क्षेत्र, ऑप्शन सी ढूंढाड़ क्षेत्र, ऑप्शन डी जंगल देश। तो यहाँ पर दोस्तों, आपको बताना है कि कोटा, बूंदी और झालावाड़ का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? वागड़ क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र, ढूंढाड़ या जंगल देश के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, आपके क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, यानी कोटा, बूंदी और झालावाड़ को हाड़ौती क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। हाड़ौती क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, यानी कोटा, बूंदी और झालावाड़ जिलों का जो तीनों जिले हैं, इनको हाड़ौती क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो इसका आपके करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी यानी कोटा, बूंदी और झालावाड़ को जो है वो हाड़ौती क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर।
दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, अलगोजा क्या है? ऑप्शन ए त्योहार, ऑप्शन बी मेला, ऑप्शन सी वाद्य यंत्र, ऑप्शन डी एक प्रकार का नृत्य। दोस्तों आपको बताना है कि अलगोजा क्या है। अलगोजा एक त्योहार है, अलगोजा मेला है, अलगोजा वाद्य यंत्र है या अलगोजा एक प्रकार का नृत्य है। दोस्तों इसका उत्तर तो आपको सामने ही दिखाई दे रहा होगा अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। ये फोटो जो दिखाई दे रहा है ये आपको दिखाई दे रहा होगा। इससे आप आइडिया लगा सकते हैं या अंदाज लगा सकते हैं कि अलगोजा क्या है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपके करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी वाद्य यंत्र। तो अलगोजा जो है वो एक वाद्य यंत्र है। यहाँ पर इसकी आपको फोटो भी दिखाई दे रही होगी अलगोजा की। तो इसका आपके करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी यानी अलगोजा एक वाद्य यंत्र है। चलिए दोस्तों चलते हैं आज के हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, थेवा कला किस स्थान की प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए कोटा, ऑप्शन बी बूंदी, ऑप्शन सी बांसवाड़ा, ऑप्शन डी प्रतापगढ़। यानी दोस्तों आपको बताना है कि थेवा कला किस स्थान की प्रसिद्ध है? कोटा की, बूंदी की, बांसवाड़ा की, प्रतापगढ़ की। तो दोस्तों आपको बताना है थेवा कला किस स्थान की प्रसिद्ध है। तो दोस्तों आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी थेवा कला जो है वो प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन का आपके करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी यानी थेवा कला जो है वो प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। चलिए दोस्तों चलते हैं आज के हमारे अगले क्वेश्चन की ओर यानी क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, शेखावटी क्षेत्र में गिद्ध नृत्य सामान्यतः किस त्योहार के अवसर पर किया जाता है? ऑप्शन ए होली, ऑप्शन बी दीपावली, ऑप्शन सी गणगौर, ऑप्शन डी तीज। तो दोस्तों आपको बताना है कि शेखावटी क्षेत्र में किए जाने वाला गिद्ध नृत्य सामान्यतः किस त्योहार के अवसर पर किया जाता है, यानी गिद्ध नृत्य विशेष किस त्योहार के अवसर पर किया जाता है। तो आपके सामने ऑप्शन ए में है होली, ऑप्शन बी दीपावली, ऑप्शन सी गणगौर, ऑप्शन डी तीज। तो दोस्तों आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी शेखावटी क्षेत्र में गिद्ध नृत्य सामान्यतः होली के अवसर पर किया जाता है। तो आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए यानी गिद्ध नृत्य जो है वो सामान्यतः होली के अवसर पर किया जाता है। तो इसका आपके करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आज की हमारे अगले क्वेश्चन की ओर यानी क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, मीरा ने अपने अंतिम दिन बिताए थे। ऑप्शन ए चित्तौड़, ऑप्शन बी द्वारिका, ऑप्शन सी वृंदावन, ऑप्शन डी मेड़ता। दोस्तों आप सभी मीराबाई को जानते होंगे, राजस्थान की एक भक्ति परंपरा से जुड़ी हुई संत थी। तो आपको बताना है कि मीरा ने अपने जीवन के अंतिम दिन कहाँ बिताए थे? चित्तौड़, द्वारिका, वृंदावन, मेड़ता। तो दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी द्वारिका। तो मीराबाई ने जो है अपने जीवन के अंतिम दिन है वो द्वारिका में बिताए थे। तो इस क्वेश्चन का आपके करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी द्वारिका। द्वारिका में मीराबाई ने अपने जीवन के अंतिम दिन बिताए थे। तो ये आपके इस क्वेश्चन का इस प्रकार से आंसर हो गया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। और दोस्तों आपसे जरूर कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको एजुकेशन से जुड़ी अपडेट निरंतर इस चैनल पर मिलती रहे। आपकी कोई जिज्ञासा या सुझाव है तो वह आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके हमें जरूर बताइए। चलिए दोस्तों चलते हैं आज के हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, दुर्ग जो सुनारगढ़ के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए मेहरानगढ़ दुर्ग, ऑप्शन बी मांडलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन सी रणथंभौर दुर्ग, ऑप्शन डी जैसलमेर दुर्ग। यानी दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा दुर्ग है जो सुनारगढ़ के नाम से जाना जाता है। ऐसा कौन सा दुर्ग है जो सुनारगढ़ के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए मेहरानगढ़, ऑप्शन बी मांडलगढ़, ऑप्शन सी रणथंभौर, ऑप्शन डी जैसलमेर। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं जैसलमेर के दुर्ग को सुनारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आपके आंसर हो गया ऑप्शन डी यानी जैसलमेर दुर्ग को सुनारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आपके करेक्ट आंसर ऑप्शन डी यानी जैसलमेर दुर्ग। चलिए दोस्तों जानते हैं इससे जुड़े कुछ तथ्य।
तो दोस्तों जैसलमेर दुर्ग के बारे में जानते हैं। तो इस दुर्ग का निर्माण 1155 ईस्वी में राव जैसल भाटी ने करवाया था। यानी इस दुर्ग का निर्माण जो है वो 1155 ईस्वी में जैसल भाटी ने करवाया था। और इससे संबंधित कहावत कौन सी है उनके बारे में भी जान लेते हैं। इस किले के बारे में एक प्रचलित कहावत है, इसके बारे में जानते हैं। कहावत है, बख्तर कीजिए लोहे का, पग कीजिए पाषाण, घोड़ा कीजिए काठ का, तब देखो जासान। बख्तर कीजिए लोहे का, यानी अपने जो वस्त्र हैं वो लोहे के बना लीजिए। पग कीजिए पाषाण, यानी अपने पैरों को पत्थर के समान बना लीजिए। घोड़ा कीजिए काठ का, यानी घोड़ा लकड़ी का होना चाहिए ताकि वो थके नहीं या उस पर थकान का असर ना हो। तब देखो जैसान, यानी जैसलमेर का किले पर जाना इस रास्ते में इतना दुर्गम था, तो इस पर कहावत बनी कि पग कीजिए लोहे का, बख्तर कीजिए लोहे का, पग कीजिए पाषाण, घोड़ा कीजिए काठ का, तब देखो जैसान। और अब बात करते हैं अगर जैसलमेर दुर्ग की, तो जैसलमेर के दुर्ग में 2.5 साके हुए थे। यानी जैसलमेर के दुर्ग में कितने साके हुए? जैसलमेर के दुर्ग में 2.5 साके हुए। दुर्ग का पहला साका 1299 में हुआ और जैसलमेर दुर्ग का जो है दूसरा साका जो हुआ है वो सन 1357 ईस्वी में हुआ। और जैसलमेर दुर्ग का तीसरा और अर्ध साका जो है वो सन 1550 ईस्वी में हुआ था। तो इस प्रकार से जैसलमेर दुर्ग में कुल 2.5 साके हुए। 2.5 साकों के लिए प्रसिद्ध हैं। और ये इस दुर्ग के बारे में जो तथ्य थे उनसे आपको अवगत करवा दिया है। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, सुनहरी यानी स्वर्ण कोठी पर्यटन स्थल किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी टोंक, ऑप्शन सी बीकानेर, ऑप्शन डी जैसलमेर। दोस्तों सुनहरी कोठी पर्यटन स्थल किस जिले में स्थित है ये आपको बताना है। ये कौन से जिले में स्थित है? उदयपुर, टोंक, बीकानेर या जैसलमेर। तो आपको बताना है कि सुनहरी कोठी पर्यटन स्थल किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी टोंक। सुनहरी कोठी पर्यटन स्थल जो है वो टोंक जिले में स्थित है। तो ये इस क्वेश्चन का आपके करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी यानी सुनहरी कोठी पर्यटन स्थल टोंक जिले में स्थित है। चलिए दोस्तों चलते हैं आज की हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको अपडेट निरंतर मिलती रहे। चलिए दोस्तों चलते हैं आज के हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 10, अंता विद्युत शक्ति केंद्र किस पर आधारित है? ऑप्शन ए आणविक, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी गैस, ऑप्शन डी जल। तो दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि अंता विद्युत शक्ति केंद्र किस पर आधारित है? आणविक, पेट्रोलियम, गैस, जल। तो आपको इनमें से बताना है कि अंता विद्युत शक्ति केंद्र किस पर आधारित है। तो इस क्वेश्चन का आपके करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी गैस। अंता विद्युत केंद्र जो है वो गैस पर आधारित है। तो इस क्वेश्चन का आपके करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी यानी गैस पर आधारित है। अब आगे हम अंता विद्युत परियोजना के बारे में भी चर्चा करेंगे संक्षेप में। तो चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं क्या कुछ है अंता विद्युत शक्ति केंद्र के बारे में। दोस्तों अब जानते हैं अंता गैस विद्युत परियोजना के बारे में। तो ये परियोजना जो है आपके 12 जिले में स्थित है। यानी अंता गैस परियोजना किस जिले में स्थित है? तो अंता गैस परियोजना जो है आपके 12 जिले में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 7 नवंबर 1975 को हुई थी। और ये परियोजना राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC द्वारा संचालित केंद्र की योजना है। इस गैस की आपूर्ति हजीरा बीजापुर जगदीशपुर पाइपलाइन द्वारा की जाती है। ये परियोजना राजस्थान में स्थापित केंद्र की प्रथम परियोजना है। यानी केंद्र की ये प्रथम परियोजना है जो राज्य में स्थापित है। एक बार फिर से बात करते हैं अंता गैस विद्युत परियोजना के बारे में। तो ये 12 जिले में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 7 नवंबर 1975 को हुई थी। और ये परियोजना राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा संचालित है। यानी ये किसके द्वारा संचालित है? तो ये राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा संचालित है। यानी NTPC द्वारा ये संचालित है। और इस गैस की आपूर्ति जो है वो हजीरा बीजापुर जगदीशपुर पाइपलाइन द्वारा
की जाती है। और ये परियोजना जो है राजस्थान में स्थापित केंद्र की प्रथम परियोजना है। तो राजस्थान में स्थापित केंद्र की प्रथम परियोजना कौन सी है? अंता गैस विद्युत परियोजना जो है वो राज्य में स्थापित केंद्र की प्रथम परियोजना है। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम आज के हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन संख्या 11 की ओर। दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 11 है, बेरी क्या है? ऑप्शन ए तालाब, ऑप्शन बी बांध, ऑप्शन सी एनीकट, ऑप्शन डी कुआं। तो दोस्तों बेरी क्या है, ये सवाल आपने पहले भी देखा होगा, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा भी जा चुका है। तो आपको बताना है बेरी क्या है। ऑप्शन ए में दे रखा है तालाब, तो बेरी तालाब है क्या? नहीं, बेरी तालाब तो बिल्कुल ही नहीं है। तो ये तो ऑप्शन हो गया आपके गलत। आगे है बांध, तो ऑप्शन नंबर बी भी आपके हैं जो है वो गलत है, क्योंकि बेरी बांध भी नहीं है। ऑप्शन सी है आपके एनीकट, तो ये भी गलत है क्योंकि एनीकट भी नहीं है। तो क्या है बेरी? तो इसका करेक्ट आंसर है आपके ऑप्शन डी, यानी बेरी जो है वो आपके कुआं है। तो ये इस क्वेश्चन का आपके करेक्ट आंसर हो गया, यानी बेरी एक कुआं है। आइए जानते हैं बेरी के बारे में संक्षेप में। बेरी जिसे कुएं के नाम से भी जाना जाता है, क्या कुछ होता है? बेरी या कुएं एक ही है। आपको यहाँ पर चित्र दिखाई दे रहा होगा, जो बेरी को आप या कुएं एक ही है। ये जो चित्र है वो इसी का है। मैंने आपके लिए ये संक्षेप में लिया है ताकि आपको पता चले कि बेरी किस प्रकार की होती है। तो ये कुएं के समान ही है, यानी छोटे कुएं को राजस्थान में कुएं कहते हैं या बेरी कहते हैं। कुएं या बेरी ये एक ही चीज है, बेरी। तो राजस्थान में जो है छोटे कुएं को कुएं कहता है, और ये कुएं के व्यास में छोटे होते हैं, किंतु गहराई सामान्य कुओं की तरह होती है। यानी ज़्यादा तो गहरा नहीं होता, लेकिन सामान्य कुओं की तरह इनकी गहराई होती है। और छोटे कुएं को राजस्थान में कुएं कहते हैं या बेरी कहते हैं। तो ये इसके बारे में संक्षेप में जानकारी थी, जिससे आपको अवगत करवा दिया। चलिए दोस्तों, चलते हैं अब आगे की ओर। आप चाहें तो इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और चाहें तो इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, जो नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में। वहाँ से आप इस पर जा सकते हैं और ये PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित थी? ऑप्शन ए किशनगढ़, ऑप्शन बी नाथद्वारा, ऑप्शन सी देवगढ़, ऑप्शन डी बूंदी। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित थी? ऑप्शन ए किशनगढ़, ऑप्शन बी नाथद्वारा, ऑप्शन सी बूंदी, ऑप्शन सी देवगढ़, ऑप्शन डी में है आपके बूंदी। तो आपको बताना है यहाँ पर बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित थी। तो आपके ऑप्शन डी में दे रखा है बूंदी, तो बूंदी तो बिल्कुल ही नहीं है। ऑप्शन सी देवगढ़ ये भी नहीं है, और नाथद्वारा ये भी नहीं है। तो कौन सा रहा है पीछे रहा है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी बनी ठनी चित्र शैली जो है वो किशनगढ़ से संबंधित है या किशनगढ़ चित्र शैली से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का आपके करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए, यानी बनी ठनी चित्र शैली जो है वो किशनगढ़ शैली से संबंधित थी। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, राजस्थान राज्य की मुख्य फसल है? ऑप्शन ए ज्वार, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी बाजरा, ऑप्शन डी गेहूं। तो दोस्तों यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान राज्य की मुख्य फसल कौन सी है, इसके बारे में आपको बताना है। तो आइए जानते हैं ज्वार के बारे में। तो ज्वार जो है वो राजस्थान की मुख्य फसल तो नहीं है। चावल, तो चावल भी राजस्थान की जो है मुख्य फसल नहीं है। ऑप्शन डी में गेहूं दे रखा है, ये भी राजस्थान की मुख्य फसल नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपके ऑप्शन सी, यानी बाजरा। बाजरा जो है वो राज्य की मुख्य फसल है। तो ये आप नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये आपके इसका करेक्ट आंसर हो गया, यानी राजस्थान राज्य की मुख्य फसल जो है वो बाजरा है। और बाजरा में राजस्थान राज्य देश भर में सबसे सर्वोच्च स्थान रखता है। चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ? ऑप्शन ए महाराणा प्रताप, ऑप्शन बी महाराणा कुंभा, ऑप्शन सी महाराणा सांगा। यानी दोस्तों आपसे पूछा गया है कि खानवा के युद्ध में इनमें से कौन पराजित हुआ। तो आइए जानते हैं इन ऑप्शन के बारे में। ऑप्शन ए आपके दे रखा है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप सांगवा के युद्ध में पराजित नहीं हुए थे। ऑप्शन बी है महाराणा कुंभा। तो महाराणा कुंभा भी जो है वो आपके
खानवा के युद्ध में पराजित नहीं हुए थे, मतलब ये शामिल नहीं थे। आपके ऑप्शन नंबर सी है महाराणा सांगा, तो ये इसका आपके करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा पराजित हुए थे। तो खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ? महाराणा सांगा। तो इस क्वेश्चन का आपके करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी, यानी महाराणा सांगा जो है वो खानवा के युद्ध में पराजित हुए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आज के हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जिसके बारे में हम विस्तार से भी बात करेंगे। इसके बारे में अच्छे जो तथ्य हैं उनके बारे में संक्षेप में बात करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपके राजस्थान में छप्पनिया अकाल किस वर्ष पड़ा? ऑप्शन ए 1956 शक संवत, ऑप्शन बी 1956 ईस्वी, ऑप्शन सी 1956 विक्रम संवत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यानी दोस्तों आपको बताना है कि राजस्थान में छप्पनिया अकाल किस वर्ष में पड़ा था। तो आपके ऑप्शन ए में दे रखा है शक संवत, ऑप्शन बी 1956 ईस्वी, ऑप्शन सी 1956 विक्रम संवत। तो आइए जानते हैं इन ऑप्शन के बारे में। ऑप्शन ए भी गलत है क्योंकि 1956 भी गलत है, ऑप्शन बी भी आपके गलत है क्योंकि 1956 ईस्वी में छप्पनिया अकाल नहीं पड़ा था। इसका करेक्ट आंसर है आपके ऑप्शन सी, यानी विक्रम संवत 1956 को जो है वो छप्पनिया अकाल पड़ा था। तो ये इस क्वेश्चन का आपके करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी, यानी सन 1956 में जो है छप्पनिया अकाल पड़ा था, विक्रम संवत 1956 में। आइए अब जानते हैं छप्पनिया अकाल के बारे में। तो दोस्तों छप्पनिया अकाल के बारे में जानते हैं। राजस्थान में सबसे भयंकर अकाल 1899 ईस्वी में पड़ा। उस वर्ष विक्रम संवत 1956 होने के कारण लोक भाषा में इसे छप्पनिया अकाल के रूप में जानते हैं, या ये छप्पनिया अकाल के रूप में कुख्यात है। यानी राजस्थान में जो भयंकर अकाल है वो 1899 ईस्वी में पड़ा, पर उस वर्ष विक्रम संवत होने के कारण लोग अपनी स्थानीय भाषा में इसे छप्पनिया अकाल के रूप में जानते हैं, या ये अकाल छप्पनिया अकाल के रूप में कुख्यात है। आइए आगे जानते हैं इसके बारे में। जो प्रचलित कहावतें हैं छप्पनिया अकाल के संबंध में उनके बारे में भी जानते हैं। कौन कौन सी कहावतें छप्पनिया अकाल से संबंधित है? तो पहली कहावत है हमारे सामने, तीजो कुरियो आठों काल। क्या है इस कहावत का आशय? आइए जानते हैं। तीजो कुरियो आठों काल, यानी हर तीसरे वर्ष अर्ध अकाल और हर 8 वर्ष में एक भीषण अकाल पड़ता है, तो जिसे तीजो कुरियो और आठों काल कहते हैं। और इसलिए गांव में लोग इस अकाल को अनखावना पावना भी कहते हैं, यानी बिन बुलाए मेहमान जो है वो ये अकाल है। तो यानी तीजो कुरियो आठों काल, यानी हर तीसरे वर्ष में अर्ध अकाल और 8 वर्ष में एक बार भीषण अकाल पड़ता है। तो ये आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। समझ जाता हूँ करेक्ट आंसर नहीं, ये इस क्वेश्चन से संबंधित जो प्रचलित कहावतें हैं छप्पनिया अकाल से वो है। आगे कौन सी कहावत है उसके बारे में जानते हैं। आगे आपके इससे संबंधित कहावत है छप्पनिया अकाल से, पग पुंगल धड़ कोटड़ा बहा बाड़मेर, आवत जावत जोधपुर ठावो जैसलमेर। पग पुंगल धड़ कोटड़ा, पग पुंगल धड़ कोटड़ा, आवत जावत जोधपुर ठावो जैसलमेर। यानी अकाल के पैर है जो पुंगल यानी बीकानेर में, और धड़ कोटड़ा और भुजाएं बाड़मेर में स्थायी रूप से पसरी रहती है। जोधपुर में भी आवाजाही रहती है, परंतु जैसलमेर तो अकाल का रहवास है। तो ये इसके बारे में प्रचलित कहावत है अकाल के बारे में, पग पुंगल धड़ कोटड़ा बहा बाड़मेर, आवत जावत जोधपुर और ठावो जैसलमेर। आइए अब इससे संबंधित एक और कहावत है छप्पनिया अकाल से, उसके बारे में भी जान लेते हैं। अगली कहावत है उससे पहले कुछ दी गई है लाइनें, उनके बारे में हम जानते हैं। तो छप्पनिया अकाल में एक किसान ने असहनीय भूख से त्रस्त होकर, यानी एक किसान था वो बहुत असहनीय भूख से त्रस्त होकर खेजड़ी की सांगरी के बदले अपनी पत्नी को किसी को बेच दिया। यानी एक किसान था जो अपनी भूख सहन नहीं कर पाया, इसलिए उसने खेजड़ी की सांगरी के बदले अपनी पत्नी को बेच दिया। लेकिन जब जेठ महीने में मानसून की दस्तक हुई, बादल गरजने लगे, तो अपना सिर पकड़कर उसने अपने किए पर पछतावा करते हुए कहा, आदो रह गयो ऊखली, आदो रह गयो साज, सांगर सटे धन गई अब मदरो मदरो गाज। यानी आदो रह गयो ऊखली, आदो रह गयो साज, सांगर सटे धन गई अब मदरो मदरो गाज। तो ये छप्पनिया अकाल कितना विभत्स था, कितना भयंकर अकाल पड़ता है, इससे संबंधित आपने इन कहावतों के माध्यम से जाना होगा। इसके संबंध में कई कहावतें प्रचलित है, लेकिन उनमें से हमने
आपके लिए कुछ कहावतें चुन के लाए ताकि आपको भी इससे संबंधित और जानकारी हो सके। तो क्या कहा उस किसान ने, आधो रह गयो उखड़ी आधो रह गयो साज, सांगर छटे धन गई अब मदरो मदरो गाज। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आज के हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं मिलती है? ऑप्शन ए कोटा, ऑप्शन बी करौली, ऑप्शन सी धौलपुर, ऑप्शन डी जयपुर। तो दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है कि राजस्थान के किस जिले की सीमा जो है वो मध्य प्रदेश से नहीं मिलती है। ऑप्शन ए कोटा, ऑप्शन बी करौली, ऑप्शन सी धौलपुर, ऑप्शन डी जयपुर। तो कोटा की जो सीमा है वो मध्य प्रदेश से लगती है, करौली की भी सीमा जो है वो मध्य प्रदेश से लगती है, धौलपुर की सीमा भी मध्य प्रदेश से लगती है, लेकिन जयपुर की सीमा जो है वो मध्य प्रदेश से नहीं लगती। तो यहाँ पर आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी जयपुर। जयपुर की सीमा जो है वो मध्य प्रदेश से नहीं लगती है। तो ये आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी, यानी जयपुर। चलिए दोस्तों चलते हैं आज के हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। नमदे बनाने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी कोटा। तो दोस्तों आप बताइए कि नमदे बनाने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। ऑप्शन ये रहे आपके सामने, बताइए। तो दोस्तों आपको बताना है नमदे बनाने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है यहाँ पे कोटा। तो कोटा नमदे बनाने के लिए प्रसिद्ध नहीं है। जयपुर भी नमदे बनाने के लिए प्रसिद्ध नहीं है, और उदयपुर भी है जो वो नमदे बनाने के लिए प्रसिद्ध नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया आपके ऑप्शन ए, यानी बीकानेर जो है वो नमदे बनाने के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया आपके ऑप्शन ए, यानी बीकानेर जो है वो नमदे बनाने के लिए प्रसिद्ध है। चलिए दोस्तों चलते हैं आज के हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18। दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, दर्रा वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए सीकर, ऑप्शन बी चूरू, ऑप्शन सी कोटा, ऑप्शन डी करौली। तो दोस्तों क्वेश्चन ध्यान से देखिए और आंसर दीजिए। दर्रा वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो चलिए दोस्तों अब ऑप्शन के बारे में चर्चा करते हैं। सीकर, तो सीकर जिले में भी दर्रा वन्य जीव अभयारण्य नहीं है। आगे हम बात करते हैं अगर करौली की, तो करौली में भी दर्रा वन्य जीव अभयारण्य नहीं है। आगे हम बात करते हैं चूरू की, तो चूरू में भी दर्रा वन्य जीव अभयारण्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आपके करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी, यानी कोटा जिले में जो है वो दर्रा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। तो ये इस प्रकार से आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी, यानी कोटा में दर्रा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। चलिए दोस्तों चलते हैं आज के हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 से आपके गुलाबो किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए नृत्य, ऑप्शन बी फिल्म, ऑप्शन सी नौटंकी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि गुलाबो किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। बताइए दोस्तों गुलाबो किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। तो गुलाबो के बारे में जो भी दिए हुए हैं उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले इनमें से कोई नहीं, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, क्योंकि गुलाबो कुछ तो है या किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है, किसी न किसी क्षेत्र में तो प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी नौटंकी, तो नौटंकी में तो गुलाबो प्रसिद्ध नहीं है। फिल्म भी गुलाबो नाम की कोई प्रसिद्ध नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया आपके ऑप्शन ए, यानी नृत्य जो गुलाबो है नृत्य के क्षेत्र में जो है प्रसिद्ध है। तो ये इस क्वेश्चन का आपके करेक्ट आंसर हो गया, यानी गुलाबो जो है वो नृत्य के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। चलिए दोस्तों चलते हैं आज के हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 20 है, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए भरतपुर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी झालावाड़, ऑप्शन डी बाड़मेर। तो दोस्तों आप बताइए कि राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आप और हम चलते हैं ऑप्शन की ओर। ऑप्शन को
चर्चा करते हैं ऑप्शन के ऊपर, तो आपके ऑप्शन डी में दे रखा है बाड़मेर। बाड़मेर भी राजस्थान का प्रवेश द्वार नहीं है। ऑप्शन सी में है झालावाड़, ये भी गलत। और ऑप्शन बी में उदयपुर, ये भी गलत। तो इस क्वेश्चन का आपके करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए यानी भरतपुर। भरतपुर जो है वो राजस्थान का प्रवेश द्वार जो है भरतपुर को कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये इस क्वेश्चन का आपके करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए यानी भरतपुर जो है वो राजस्थान का प्रवेश द्वार है। चलिए दोस्तों चलते हैं आज के हमारे अगले क्वेश्चन की ओर यानी क्वेश्चन संख्या 21 की ओर। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? ऑप्शन ए गौडावन, ऑप्शन बी मोर, ऑप्शन सी चिड़िया, ऑप्शन डी कबूतर। दोस्तों आपको बताना है राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है। ऑप्शन ए गौडावन, ऑप्शन बी मोर, ऑप्शन सी चिड़िया, ऑप्शन डी कबूतर। तो आइए दोस्तों इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों कबूतर तो बिल्कुल ही नहीं है राजस्थान का राज्य पक्षी, चिड़िया भी नहीं है, और भारत जो है क्षमा चाहता हूँ मोर जो है वो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, जबकि राज्य का नहीं है। तो जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ये बचता है यानी गौडावन जो है वो राजस्थान का जो राज्य पक्षी है वो गौडावन है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आज के हमारे अगले क्वेश्चन की ओर यानी क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, तिमनगढ़ का किला स्थित है। ऑप्शन ए धौलपुर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी सीकर, ऑप्शन डी करौली। तो दोस्तों आपको कमेंट करके यहाँ पे बताना है कि तिमनगढ़ का किला कहाँ स्थित है। तो चलिए दोस्तों कमेंट हम जो ऑप्शन दिए हैं उन पे चर्चा कर लेते हैं। ऑप्शन ए धौलपुर, तो धौलपुर में तिमनगढ़ का किला नहीं है। ऑप्शन बी है जयपुर, जयपुर में भी तिमनगढ़ का किला नहीं है। अब आपके पास ऑप्शन बचे दो, सीकर और करौली। तो ऑप्शन सी भी आपके गलत है क्योंकि सीकर में भी तिमनगढ़ का किला नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आपके करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी करौली। करौली में जो है वो तिमनगढ़ का किला स्थित है। तो इस प्रकार से आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी करौली। करौली में तिमनगढ़ का किला स्थित है। चलिए दोस्तों चलते हैं आज के हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, बिजोलिया आंदोलन किसने शुरू किया? ऑप्शन ए मोतीलाल तेजावत, ऑप्शन बी विजय सिंह पथिक, ऑप्शन सी सागरमल गोपा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों आपसे सवाल पूछा गया है कि बिजोलिया आंदोलन किसने शुरू किया। तो आइए जानते हैं जो भी ऑप्शन दिए उनके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपके ऑप्शन डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो ये तो गलत है क्योंकि बिजोलिया का आंदोलन किसी ने तो शुरू किया था। इसके बाद आपके ऑप्शन नंबर सी यानी सागरमल गोपा, तो ये गलत है। सागरमल गोपा ने बिजोलिया आंदोलन शुरू नहीं किया था। उसके बाद अगर ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए भी आपके गलत है क्योंकि मोतीलाल तेजावत ने बिजोलिया आंदोलन को शुरू नहीं किया था। इसका करेक्ट आंसर है आपके ऑप्शन बी यानी विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक ने जो है वो बिजोलिया का आंदोलन शुरू किया था। तो इस प्रकार आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी यानी विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन शुरू किया था। चलिए दोस्तों चलते हैं आज के हमारे अगले क्वेश्चन की ओर यानी क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, राजस्थान में नमक उत्पादन के लिए कौन सी झील प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए सांबर, ऑप्शन बी नक्की, ऑप्शन सी जयसमंद, ऑप्शन डी फॉय सागर। तो दोस्तों आपको बताना है कि नमक उत्पादन के लिए राजस्थान में कौन सी झील प्रसिद्ध है। तो दोस्तों आइए जानते हैं, चर्चा करते हैं ऑप्शन के बारे में। ऑप्शन डी है यहाँ पर फॉय सागर, तो ये भी गलत है क्योंकि फॉय सागर नमक के लिए इतनी प्रसिद्ध नहीं है। ऑप्शन सी जयसमंद भी नहीं है। ऑप्शन बी यानी नक्की झील भी नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नहीं है। पीछे बचता है आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर यानी राजस्थान में नमक उत्पादन के लिए जो है वो सांबर झील प्रसिद्ध है। तो सांबर झील किस लिए प्रसिद्ध है? यानी राजस्थान में नमक उत्पादन के लिए सांबर झील प्रसिद्ध है। चलिए दोस्तों चलते हैं आज के हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। आज का अंतिम क्वेश्चन क्वेश्चन संख्या 25। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 25 से बीसलपुर के जिले में स्थित है। ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी टोंक, ऑप्शन सी अजमेर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको बताना है बीसलपुर जो है वो किस जिले में स्थित है। चलिए दोस्तों चर्चा करते हैं ऑप्शन के बारे में। आपके ऑप्शन
पहले से पहले देख लेते हैं डी, तो इनमें से कोई नहीं, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता क्योंकि बीसलपुर बांध किसी न किसी ज़िले में तो स्थित है, या बीसलपुर किसी न किसी ज़िले में तो स्थित है। उसके बाद ऑप्शन ए की बात करें तो जोधपुर में बीसलपुर नहीं स्थित है। उसके बाद ऑप्शन सी की बात करें तो अजमेर में भी बीसलपुर स्थित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आपके करेक्ट आंसर ऑप्शन बी यानी बीसलपुर जो है वो टोंक जिले में स्थित थे। तो दोस्तों आज हमने इन 25 प्रश्नों के बारे में चर्चा की। उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी प्रश्न अच्छे लगे होंगे। ये आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनके बारे में हमने आज चर्चा की। आपकी कोई भी जिज्ञासा सुझाव है तो वह आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। तो दोस्तों और आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए यहाँ पे, ताकि आपको एजुकेशन से जुड़ी अपडेट निरंतर मिलती रहे। तो यहाँ पर आपको एजुकेशन फंडा लाइव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। हमारी फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे।